राव बहादुर राम सिंह का एक ही पोता था, करण सिंह। राम सिंह को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं। उसका एक बड़ा सा पुराना हवेली था। राम सिंह मरते वक्त उसका सारा जायदाद अपना पोता करण सिंह के नाम पे कर देता है। ये जानकर करण सिंह जब देखो आवारा घूमता था, कुछ काम नहीं करता था। उसके पापा चरण सिंह करण सिंह के माँ से ऐसे बोलते हैं, अरे भगवान, सारा जायदाद करण के नाम पे है, नहीं तो मैं कब का इसका गला दबा देता। मेरा एक भी सुनता नहीं है, नालायक बेटा। कैसा पैदा हो गया है तू, बुद्धू कहीं का। आप मेरे बेटे को कुछ मत बोलना। देखना, एक ना एक दिन वह कुछ कमाल करके दिखाएगा। एक दिन नींद से उठते ही करण सिंह ने अपने माँ से ऐसा बोला, माँ, अरे ओ माँ, इधर आओ। हमारे दादाजी राव बहादुर राम सिंह जी ने मेरे सपने में आए और मालूम है क्या बोले? क्या बोले बेटा? कभी कोई गुप्त निधि के बारे में तो नहीं बोले? अरे नहीं माँ, दादाजी ने बोला आज मटन कीमा पुलाव और बोटी करी खाना। जल्दी पैसा दो माँ, मैं जाकर फ्रेश मटन कीमा और बोटी लाऊंगा। ये सुनकर चरण सिंह ने, हाँ हाँ, दे दो दे दो। कुछ काम तो करता नहीं है, बैठकर खीमा पुलाव खाएगा। शर्म नहीं है? तुम्हें डांट कर क्या फ़ायदा? बुद्धि तो मेरे बाप को होनी चाहिए जो ये हवेली तुम्हारे नाम पे कर दी। बेटा करण, क्या हम ये बेच दें? आजकल रियल एस्टेट बहुत बढ़ गया है, ये हवेली करोड़ों में बिकेगी। नहीं पापा, मेरे होते हुए ये नहीं होने दूंगा। यही एक आखिरी निशानी है हमारे दादाजी की। ऐसा बोलकर करण चला जाता है। कुछ दिन के बाद फिर से करण नींद में एक सपना देखता है। नींद में उसके दादाजी खड़े थे और बोल रहे थे, मुन्ना करण, तुम एक 10 पहिए वाला जीप को लेकर हमारे हवेली की दरवाज को जोर से जाकर धक्का मार दो और तोड़ दो। क्या दादाजी, ऐसा करूंगा तो टूट जाएगा ना दरवाजा? अरे मुन्ना, ऐसा ही करना। 10 पहिए वाला जीप को ले जाकर जोर से दरवाजे को मारना। उसके बाद करण नींद से उठ जाता है। अरे, ये दादाजी पागल तो नहीं हुए? जीप से हवेली की दरवाजे को मारने के लिए बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ करके ये काम करना ही है। माँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अरे 10 लाख? पागल तो नहीं हुआ? अरे नहीं माँ, दादाजी ने कुछ काम करने के लिए बोले हैं। देना नहीं है तो बोलो, फिर नहीं पूछूंगा। अरे नालायक, ये लो मेरा सोने का हार, इसे बेचकर पैसा लो। और हाँ, अपने पापा को नहीं बोलना। ऐसा करण सोने का हार बेचकर उन पैसों से एक नया 10 पहिए वाला जीप खरीदकर हवेली के बाहर लाकर रखता है। माँ, पापा, आप बाहर आओ, मुझे हवेली की दरवाजे को तोड़ देना है। अरे क्या बेटा, क्या बोला तू? बेवकूफ बुद्धू, हवेली को तोड़ेगा? पागल हो गया क्या? ऐसा उसके माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, लेकिन करण तेजी से आकर उस 10 पहिए वाला जीप से हवेली के दरवाजे को तोड़ देता है और अचानक ऊपर से बहुत सारा सोना, चांदी, हीरा, ढेर सारे जवाहरात सब गिरते हैं। ये सब कुछ देखकर करण सिंह, चरण सिंह और उसकी माँ खुशी से पागल हो जाते हैं। तभी चरण सिंह ने बोला, आखिर अब जाके सही काम करवाया तुम्हारे दादाजी ने सपनों में आकर। हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशबू बस जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जुगनू की हैदराबाद में चिकन और मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान में बनती हुई बिरयानी की खुशबू ग्राहकों को उसकी ओर खींच लाती थी। अरे जुगनू भाई, कितनी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी साहब। अरे भाई, हमसे रहा नहीं जाता जुगनू, अब जल्दी से बिरयानी निकाल कर हमें खिलाओ, वरना खुशबू से ही हमारा पेट भर जाएगा।
यह सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है साहब, अभी खिलाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक महामारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा। जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खत्म हो गया। तो उसने अपने ग्राहकों से कहा, देखिए साहब, अब मैं आप लोगों को बिरयानी नहीं खिला सकता, क्योंकि हमें बीमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की सप्लाई नहीं मिल रही है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से मायूस होकर लौट जाते हैं। जुगनू अपने घर आता है। जुगनू को उदास देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? जुगनू अपने पिता को सारी बात बताता है। जुगनू की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बस बेटा इतनी सी बात, अरे चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, सब्जियां पनीर मेवे तो है ना। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनू के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहारी बिरयानी बनाने लगते हैं और चावल में पनीर, सब्जियां और मेवे डालकर शाकाहारी बिरयानी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। जुगनू ग्राहकों से कहता है, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाइए, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी हैदराबादी बिरयानी खाइए। लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह जुगनू भाई, यह तो बिल्कुल चिकन और मटन बिरयानी जैसी लग रही है। हाँ भाई, कुछ भी हो, चाहे चिकन मटन बिरयानी हो या शाकाहारी पनीर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही कुछ और है। सुंदरनगर में राम और श्याम नामक दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों का कचौरी का कारोबार था। राम बहुत अच्छी कचौरी बनाया करता था और श्याम बहुत अच्छी सब्जी। राम ने घर में ही कचौरी बनाने की एक मशीन लगाई हुई थी। वो उसमें बड़ी खस्ता कचौरियाँ बनाता और श्याम बाजार में अपनी दुकान में सब्जी के साथ उन्हें बेचा करता था। दोनों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थे। राम की शादी हो जाने के बाद उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। नई बहू के घर आने पर उनकी माँ राम से कहती है, बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि अब बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं, तुम और तुम्हारी पत्नी कारोबार संभालो और शाम को भी संभालो। ये सुनकर राम की पत्नी कहती है, क्यों नहीं माताजी? कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इतना कारोबार देखकर राम की पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वो एक दिन राम से कहती है, अजी सुनते हो, सारा दिन कचौरियाँ बनाते हो आप, और ये शाम सिर्फ दुकान पर खड़ा होकर सारा मुनाफा ले लेता है। नहीं बिमला, ऐसा नहीं है, मुझे मेरे भाई और माँ पर पूरा भरोसा है। मैं सब समझती हूँ, माताजी भी इसी का साथ देती हैं। मैं तो कहती हूँ हमें अपना कचौरियों का काम अलग शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर राम के मन में भी लालच आ जाता है और वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ बस बहुत हुआ, अब मैं खुद बाजार में कचौरी बेचा करूँगा। अरे अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं आज से शाम को कचौरी नहीं दूंगा। अगर उसे बेचनी है तो खुद कचौरियाँ बनाकर बेचे। अपने भाई और माँ की बात सुनकर श्याम कहता है, भैया अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप खुद कचौरियाँ बेचो। ये लीजिए दुकान की चाबी। माँ चलो, हम कुछ और काम देख लेंगे। चलो श्याम, हमें ही यहाँ से जाना चाहिए, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर श्याम और उसकी माँ उनके दूसरे घर में रहने लगते हैं और राम और उसकी पत्नी दुकान में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। और इधर माँ श्याम से कहती है, बेटा, ये मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, बाजार से जाकर एक ठेला खरीद के ले आ, और हाँ, कुछ कचौरियों को बनाने का सामान भी ले आ। हम एक बार फिर से शुरुआत करते। जी माताजी। श्याम ऐसा ही करता है। उसकी माँ कचौरियाँ बनाती है और श्याम सब्जी, और वो दोनों बाजार में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। राम कचौरी बनाना तो जानता था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसको सब्जी बनानी नहीं आती। घटिया सब्जी के साथ कचौरी बेचने के कारण उनके दुकान की बिक्री कम हो गई और इधर श्याम और उसकी माँ के हाथ की बनाई कचौरी और सब्जी धड़ाधड़ बिकने लगी।
अब सभी लोग राम की दुकान से नहीं, श्याम की दुकान से कचौरियाँ खाने लगे। ये देखकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। राम अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। भाई श्याम, घर वापस चलो। माताजी, मुझे माफ कर दीजिए। राम की माँ उसे माफ़ कर देती है। श्याम और माँ दोनों वापस घर आ जाते हैं और फिर से पहले की तरह काम करने लगते हैं और वो सभी फिर से खुशहाली से रहने लगते हैं। पेट्रोल चोर। नैयापुर गांव में एक दिन मंगत नाम का एक व्यापारी बाहर गांव से चटाई बेचने आता है। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो बहुत ही ज्यादा पेट्रोल पीती थी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सामान रख गांव में बेचने आता था। चटाई ले लो चटाई, रंग बिरंगी चटाई। अरे ओ चटाई वाले, चटाई तो देना। तुम्हारी चटाई तो बहुत अच्छी है, मुझे 5 दे दो। बहन जी, आज सारा माल खत्म हो गया है। आज तो मेरे पास अभी 2 ही चटाइयाँ हैं। अगर आप कहें तो मैं कल 3 नई चटाइयाँ लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। मंगतराम अगले दिन 3 चटाई लेकर उनके घर पहुँचता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है और घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। बार बार घंटी बजाने के बाद भी घर से बाहर कोई नहीं निकलता। लगता है कोई नहीं है घर में, कल आऊंगा। उसी वक्त अचानक मंगत की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। लगता है आज भी इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अभी तो कोई बिक्री भी नहीं हुई, घर कैसे जाऊं? मंगत राव वहां खड़ी गाड़ी में पाइप डालकर पेट्रोल निकाल लेता है। यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वह अगले दिन से यही करने लगा। जो भी गांव वाला घर नहीं होता वह उसकी गाड़ी से चुपचाप पेट्रोल निकाल लेता। ये ठीक है, मेरी चटाइयाँ भी बिक जाती हैं और आने जाने का पेट्रोल भी मिल जाता है। गांव के लोग परेशान होने लगे। अरे भाई, हमारे गांव में ये पेट्रोल चोर कौन है? जितना भी पेट्रोल डालो अगले दिन खाली हो जाता है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। गांव वाले चोर को पकड़ने की तरकीब बनाते हैं और सभी गाड़ियों को एक जगह खड़ा कर देते हैं और हर गाड़ी में पेट्रोल की जगह पक्का रंग डाल देते हैं। तभी मंगतराम वहां आता है। अरे भाई, आज सबकी गाड़ियां एक साथ क्यों खड़ी हैं? कल यहाँ गाड़ियों की एक प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए सब यहाँ लाइन से खड़ी हैं। मंगतराम सोचता है, फिर तो ये सभी पेट्रोल से भरी होंगी। आज रात बड़ी बोतल लाऊंगा और सबका तेल निकाल लूंगा। मेरे कई दिन निकल जाएंगे ऐसे। रात में जब मंगल तेल निकालता है तो उसके सारे मुंह और कपड़ों पर पक्का रंग चढ़ जाता है। एक गांव वाला उसे देखकर शोर मचाता है, और पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो पेट्रोल चोर। गांव वाले चटाई वाले की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बात है। राजस्थान के एक गांव में भीमा करके एक किसान था। उसके पास एक आम का बगीचा था। वह उसी का देखभाल करते हुए अपने परिवार को चलाता था। एक साल आम का फसल बड़े अच्छे से उगी। तभी भीमा बहुत खुश हुआ। उसे देखकर उसके पास आम का व्यापार करने वाला एजेंट किशन आया। क्यों भाई भीमा, इस साल आम बड़े अच्छे उगे हैं। पेड़ में सिर्फ आम ही आम दिख रहे हैं। बोलो, मेरे लोगों को कब भेजूं तुम्हारे पास? सही दाम बोलकर अभी के अभी ले जाओ किशन भाई। इसमें क्या बात है? आपको किसने रोका? मार्केट में दाम इतना कुछ अच्छा नहीं है भीमा, क्योंकि इस साल सभी किसान के आम का फसल अच्छा उगा है। इसीलिए 1 किलो के 20 रुपए दूंगा। डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो उतना ही पड़ता है। ये सरासर अन्याय है भाई। मुझे मालूम है आप मार्केट में किलो आम कितने में बेचते हो। कम से कम 100 से 120 रुपए तक बेचते हो। इतना मुनाफा लगाते हो, लेकिन हमें सिर्फ 20 रुपए। आप जो पैसे देते हैं वो मेरे मजदूरी का भी नहीं निकलेगा। फिर भी मेरे आम नंबर 1 क्वालिटी के हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। कम से कम
50 देना है तो बोलो, वरना किसी और को बेचूंगा। तुम मुझे छोड़ के ये आम किसी और को नहीं बेच सकते। ये सब एक सिंडिकेट है। तुमको कोई नजदीक भी नहीं आने देगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। चुपचाप मुझे बेच दो। मुझे मेरे दाम में बेच दो, नहीं तो पक्षियां और बंदर खाने के बाद सिर्फ छिलका मिलेगा तुमको। ठीक से सोच कर बताना। घर आकर भीमा किशन सेठ के बारे में सब कुछ अपने बेटा सुमन और पत्नी सीता को बोला। तभी सीता बोली, वह किशन एक कमीना है जी, वो जो बोलेगा वही करेगा। उसी को समझाकर 1-2 रुपए ज्यादा मांग लीजिए और सारा माल उसी को बेच दीजिए, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। क्या माँ, तुम हमेशा डरती हो? हमारे आम का बगीचा हाईवे के बगल में ही है, लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं। पापा, क्यों ना हम उस आम के रस को निकालकर लोगों को सीधा बेचें? क्या? आम का रस? अगर लोग नहीं आए तो हम धोबी की कुत्ते की तरह न घर का न घाट का रह जाएंगे। माँ देखो, हम डरेंगे तो लोग और डराते हैं। मैं अपनी पापा की मेहनत का फल पाकर रहूंगा। अगले ही दिन सुमन उसके कुछ दोस्तों के साथ पापा से मिलकर बगीचे के बाहर आम का जूस बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर रोड पर जाने वाले लोग बगीचे के पास आकर आम का फ्रेश जूस पीना शुरू कर दिया। जूस पसंद आकर वहीं पर लगाया हुआ आम भी खरीद कर लेके जा रहे थे। देखते ही देखते भीमा का सारा फसल 2 ही दिन में बिक गया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सुमन की चित्रता देखकर तारीफ करने लगे। बांस चिकन बिरयानी वाला वसीम और जमाल 2 दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। एक ही साथ जंगल में बांस काटने के लिए जाते थे और रोज बांस लाकर बाजार में बेच दिया करते थे। वसीम भाई, आज हम दोनों जंगल के दूसरी तरफ नदी के उस पार जाएंगे। सुना है उधर बहुत बड़ी और लंबा बांस मिलता है। अच्छा जमाल, हम जा सकते हैं, लेकिन अगर नदी में बहाव ज्यादा हो गया तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। अरे वसीम भाई, उससे पहले ही हम आ जाएंगे ना। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसा सोचकर दोनों दोस्त नदी पार करके जंगल के उस पार चले जाते हैं। दोनों मिलकर ढेर सारे बांस काटते हैं। बड़े बड़े लंबे बांस के पेड़ थे, इसीलिए सारे बांस इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में बारिश होने लगी और धीरे धीरे से नदी में पानी का बहाव बढ़ने लगा। जब जमाल और वसीम गांव जाने के लिए नदी के पास आए। भाई जमाल, अब देखो क्या हुआ, नदी में पानी बढ़ गया है। अब हम उस पार नहीं जा सकेंगे। हाँ भाई, हम एक काम करेंगे, बारिश रुकने तक यहीं पर रुकेंगे। लेकिन उस रात को बारिश रुकने की नाम ही नहीं लिया। दोनों एक पेड़ के नीचे जंगल में ही सो गए। जब दोनों सुबह उठे, नदी में पानी कम हो चुकी थी। जब दोनों गांव वापस आए तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन दोनों का घर बारिश की वजह से टूट जाते हैं। अरे वसीम भाई, ये क्या हो गया? अब हमारे पास घर भी नहीं है और खाना पकाने के लिए सामान भी नहीं है। आज से हम क्या खाएंगे? तुम घबराओ मत जमाल, हमारे पास बांस है ना, हम उसी से काम चला लेंगे। जब दोनों बांस बेचने के लिए मार्केट गए, वहां पर भी तूफान और बारिश की वजह से सारे दुकान बंद थे। उन दोनों को क्या करना था समझ में नहीं आया। तभी वसीम ऐसा बोला, जमाल, हम एक काम करेंगे, हम इस बांस में बांस की बिरयानी बनाएंगे। घर में जो कुछ भी बचे चावल और सामान है ना, हम उसी से बिरयानी बनाकर खाएंगे। चलो। आइडिया आते ही जमाल और वसीम बांस की बिरयानी बनाने में लग जाते हैं। बांस में चावल, चिकन, मसाले डालकर आग पे सेकने लगे। कुछ देर के बाद जब बांस पूरी तरह जल गई, तब वसीम और जमाल बांस में से बिरयानी निकालकर खाते हैं। अरे वाह वसीम, बिरयानी तो स्वादिष्ट है, लाजवाब है। जमाल, मैंने बिरयानी बनाना मेरे दादा से सीखा है। वसीम भाई, वैसे भी बारिश की वजह से हम बांस बेच तो नहीं सकते, क्यों ना हम बांस का बिरयानी बनाकर बाजार में बेचें? ऐसा सोचे
और तुरंत बाजार में एक बांस की बिरयानी बनाने वाली ठेले को खोलते हैं। उनका स्वादिष्ट बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है। वहाँ पर खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अरे वाह भाई, आपका बांस की बिरयानी का तो जवाब ही नहीं है। कुछ ही महीनों में वसीम और जमाल मार्केट में अपना एक होटल भी खोलते हैं और खूब पैसे कमाने लगे। लालची किसान। एक छोटे से गांव में एक किसान मंगल अपने परिवार के साथ रहता था। वो माता का भक्त था, रोज मंदिर जाता था। कई सालों से वर्षा न होने के कारण मंगल के खेत में एक भी फसल नहीं हुई। एक दिन मंगल माँ के मंदिर गया और बोला, माँ, यह तो अन्याय है। मैं आपकी सेवा इतने सालों से कर रहा हूँ, पर आप कृपा नहीं कर रही हैं। माँ ने मंगल को दर्शन दिए और कहा, वत्स, मैं तो तुम पर कृपा बनाए हुए हूँ। तुम इतने बेचैन ना हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अपने भाग्य का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। माँ, आप आज मुझे कोई वरदान दो जिससे मैं अमीर हो जाऊं। कहो, क्या चाहते हो बेटा? माँ, कुछ ऐसा करो कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। तथास्तु। मंगल ने खुशी खुशी अपनी पूजा की थाली उठाई और वो थाली सोने की हो गई। अरे वाह, माँ के आशीर्वाद का तुरंत ही असर हो गया। जय हो माँ। रास्ते में मंगल का दोस्त मिला। अरे दोस्त, मुझे मत छूना, मैं जिस चीज को भी छूऊंगा वो सोने की हो जाएगी। मैं यह नहीं मानता, जरा मेरे इस पेन को तो सोना बना दो, फिर मानूंगा। हाँ, ये लो। और मंगल के छूते ही दोस्त का पेन सोने का हो गया। अरे वाह भाई, यह तो कमाल हो गया। मैं अपने घर जाकर ये खुशखबरी अपनी पत्नी को देता हूँ। घर पहुंचकर मंगल ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। हाँ, अब जरा मुझे पानी पिला दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है। जैसे ही पत्नी ने पानी मंगल को दिया, पानी का गिलास सोने का हो गया। अरे यह क्या, अब मैं पानी भी नहीं पी सकता, यह तो गड़बड़ हो गई। हाँ, ऐसे तो आप जी ही नहीं पाएंगे। चलिए माँ के पास, वो ही आपको ठीक कर पाएंगी। मंगल ने मंदिर जाकर माँ से विनती की कि वो अपना वरदान वापस ले लें और इसके बाद संतोष से जीवन व्यतीत करने लगा। सीख, ज्यादा लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ता। हमें जो भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। करोड़पति को कोरोना वायरस। घनपुर नाम के गांव में सिद्दीकी नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका मार्केट में बहुत बड़े दुकान थे, इसीलिए उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी था। लेकिन वह एकदम लालची और घमंडी आदमी था। उसके दुकानों में ज़्यादातर चीज़ें 2 नंबर के क्वालिटी के होते थे। एक दिन जब वह दुकान पे था, तभी कुछ लोग आकर ऐसा पूछा, अरे सिद्दीकी भाई, तुम्हारे दुकानों में सारे चीजें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस के सामान जैसे मास्क, सैनिटाइजर नहीं रखा, क्यों? तुमने ठीक कहा है भाई, मैं कल शहर जा रहा हूँ, परसों से मेरे यहाँ सब कुछ मिलेगा। ऐसा बोलकर सिद्दीकी शहर जाकर देखता है, लेकिन वहाँ डिमांड की वजह से कुछ भी नहीं मिलता। फिर वह वापस आ जाता है और रात भर सोचने लगता है। तभी उसने उसके पास काम करता हुआ एक आदमी रामू को बुलाकर, रामू, तुम एक काम करना, तुम्हें कोरोना के मास्क, सैनिटाइजर और कोरोना का दवा भी तैयार करना होगा। लेकिन मालिक, ये सब तो मार्केट में नहीं मिल रहे हैं ना, हम कैसे बना सकते हैं? अरे रामू, जरूरत इंसान को अंधा कर देती है, हमें भी उसका थोड़ा तो फायदा उठाना चाहिए। एक काम करो, मेरे घर जाकर जितने भी पुराने फटे हुए कपड़े हैं वो लेके आओ, हम उसी कपड़ों से मास्क बनाएंगे। और सुनो, बाथरूम में मिलने वाला साबुन और डिटर्जेंट लेके आना, हम उसी से सैनिटाइजर बनाएंगे। ये तो सरासर अन्याय है मालिक। तुम्हें इस महीने का तनख्वाह चाहिए कि नहीं? चुपचाप मैं जो बोलता हूँ वो कर। और हाँ, मैं जाकर कुछ पैरासिटामोल के टैबलेट भी लेके आता हूँ,
मैं कोरोना वायरस के लिए दवा भी बेचूंगा, ठीक है? लेकिन मालिक, अभी तक वायरस का दवा ही नहीं है। मुझे तुम ज्ञान देना बंद करके काम करो। ऐसा सिद्दीकी और रामू मिलकर मास्क, सैनिटाइजर और कोरोना वायरस का दवा भी तैयार कर लेते हैं और दुकान में बेचना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उसका दुकान पर बहुत सारा भीड़ हो जाती है। सारा सामान कुछ ही घंटों में बिक जाती है। ऐसा ही सिद्दीकी नकली दवा, मास्क और सैनिटाइजर भी बनाकर बेचता है। कुछ दिन के बाद जब सिद्दीकी काम कर रहा था तो वह बेहोश होकर गिर जाता है। तुरंत रामू ने एम्बुलेंस बुलाकर सिद्दीकी को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे मालिक को जरा देखिए, ये अचानक बेहोश होकर गिर गया है। ठीक है, पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर टेस्ट करने के बाद रामू से ऐसा बोला। रामू, आपके मालिक को कोरोना वायरस अटैक हो चुका है। अब कोई फायदा नहीं है, दवा भी काम नहीं कर रहा है। उनके घर वालों को खबर कर दो कि आकर उसे लेके जाएं। बेचारा सिद्दीकी सबको नकली दवा और सैनिटाइजर बेचकर खुद को कोरोना वायरस से बचा नहीं सका। सीख, किसी भी हालत में अपने फायदे के लिए दूसरों की कमजोरी को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑटो रिक्शा मरम्मत वाला। चांदपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। सूरज एक ऑटो किराए पे लेके रोज चलाता था। ऐसे ही आए हुए पैसों में से किराए देकर बचे हुए पैसों से ही अपना घर चलाता था। लेकिन सूरज के पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए एक दिन उसकी बीवी ने ऐसी बोली, देखिए जी, अब तक जो हो गया सो हो गया। आप ऐसा ही किराए के ऑटो चलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक नई ऑटो खरीदना है। अरे देवी, नया ऑटो चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास मेरे मैके वाला दिया हुआ कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर एक ऑटो खरीदो। उन्हें बेचने पर भी सिर्फ एक सेकंड हैंड ऑटो का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। ऐसा बोला और गहने ले जाके उन्हें बेचकर एक ऑटो मैकेनिक विनोद के पास जाता है। अरे विनोद भाई, मुझे एक अच्छी सेकंड हैंड ऑटो चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। सूरज भाई, 50,000 में क्या सेकंड हैंड ऑटो? तुम भी पागल जैसा बातें करता है। अच्छा, ये बात है। अब मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सूरज भाई, मेरे साथ आओ। गांव के बाहर एक कारखाना है। उसके बाहर बहुत सालों से एक ऑटो पड़ा हुआ है। हम उसको लेके जाते हैं और उसको मरम्मत करते हैं। मुझे मालूम है उसकी इंजन बिल्कुल ठीक है। ऐसा तुम्हारे बजट में ही एक नया ऑटो हो जाएगा। आपकी मर्जी है भाई। ऐसा सूरज और विनोद जाकर उस ऑटो को ले जाकर मरम्मत करने लगते हैं। कुछ ही दिन में विनोद ऑटो को पूरी तरह नया जैसा बना देता है। उसी दिन 2 गुंडे आकर विनोद और सूरज को मारते हुए उसी कारखाने के अंदर लेके जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी आता है। वह उस गांव का बहुत बड़ा शाहूकार है। मेरा नाम रतनलाल है और वह ऑटो कहाँ पर है? तभी सूरज ऐसा पूछता है। अरे सेठ जी, वह ऑटो तो यहीं पर पड़ा था। विनोद ही उसे ले जाकर मरम्मत किया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या रे विनोद, साफ साफ बता दो कि उसके ऑटो का सीट कहाँ पर है? अरे सेठ जी, उसका सीट को तो आपका मैनेजर लेके गया है, क्योंकि वह तो कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा ऐसा है, क्योंकि उस सीट में मेरा सारा सोना छिपा कर रखा है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे मैनेजर को पता है। आप सच बोलते हैं तो बच जाएंगे। सेठ जी मैनेजर को बुलवाकर बहुत मारता है। तभी मैनेजर अपना गलती कबूल कर लेता है। अरे सर जी, मुझे माफ कर दो। मैं ही आपका ऑटो बेचकर सीट को चुरा लिया है और आपको बोला है कि ऑटो को चोर ले गया है। माफ करो मुझे।
सच जानने के बाद सेठ जी विनोद और सूरज को छोड़ देता है। तब से सूरज ईमानदारी के साथ अपना मरम्मत किया हुआ पुराना ऑटो को चलाकर खुशी से रहने लगा।